हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में भी अपन पढ़ेंगे अभी मराठा साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मराठा साम्राज्य के बारे में अपन पिछली 2 क्लास में पढ़े हैं। पहली क्लास में देखा शिवाजी के बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में। उसके बाद सेकंड क्लास में देखे थे उस मराठा वंश के बारे में, साथ ही साथ पेशवाशिप के बारे में अपन देखें, पेशवा के पद के बारे में देखें कि कौन कौन पेशवा बना है। ठीक है, इस मराठा साम्राज्य में कौन कौन पेशवा बना है ये देख रहे थे अपन। तभी अपन पढ़े क्या, बाजीराव के पुत्र के बारे में। ठीक है, बाजीराव प्रथम के 2 पुत्रों के बारे में देखे अपन। ठीक है, एक पुत्र का नाम क्या था, बालाजी बाजीराव, और दूसरे पुत्र का नाम क्या था, रघुनाथ राव। और हमने ये भी पढ़ा है क्या, रघुनाथ राव जी ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी थी। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, रघुनाथ राव ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या की थी। हत्या की क्यों थी, ताकि उन्हें पेशवा का पद मिले, ताकि उन्हें पेशवा का पद प्राप्त हो जाए। लेकिन नाना फडणवीस जी ने नारायण राव के ही पुत्र, अच्छा जो बोल रहा हूं ना उसको समझने की जरूरी है कि आप अपना पुराना कॉपी खोल के देखिए। ठीक है, जहां पर मैं चार्ट पढ़ाऊं ना उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, हमने देखा क्या, रघुनाथ राव जी ने नारायण राव की हत्या की है। हत्या इसलिए की थी ताकि उन्हें पेशवा का पद मिले। लेकिन नाना फडणवीस जी ने नारायण राव के ही पुत्र, नाम क्या है उनका, माधव राव नारायण राव, या फिर उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, माधव राव सेकंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माधव राव सेकंड। एक अल्पायु वाले बालक को अगला पेशवा घोषित कर दिया है। तब रघुनाथ राव जी कहां जाएंगे, सूरत जाएंगे अंग्रेजों के पास। कहां गए हैं, सूरत गए हैं अंग्रेजों के पास, और उन्होंने उनसे संधि की है, अंग्रेजों से एक संधि की है। और उस संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सूरत की संधि। क्या बोलते हैं, सूरत की संधि कहते हैं, जो कि अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य, इनके मध्य अंग्रेजों और रघुनाथ राव के मध्य का हुए सूरत की संधि हुई है। बात कब की है, 1775 की बात है। कब की बात है, 1775। ठीक है, तो संवैधानिक बैकग्राउंड में आते हैं। 1773 में क्या है, 1773 में क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है। क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें बोला गया है क्या कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है उनके अधीन में कौन है, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का एक प्रावधान है क्या, कि अब बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी कलकत्ता के अधीन में आ गया है। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैकग्राउंड बन चुका है इसका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, जो कि कब तक चला है, 1775 से 82 तक चला है। 1775 से लेकर 82 तक चला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, इसका बैकग्राउंड बन चुका है। अब एक बार देखते हैं कि इस सूरत की संधि की शर्तें क्या हैं। ठीक है, इस सूरत की संधि की शर्तें क्या हैं। पहला पॉइंट क्या है, रघुनाथ राव कहां गया है, अंग्रेजों के पास गया है। क्यों गया है, क्योंकि उसे पेशवा का पद चाहिए। पहला पॉइंट वही क्या, कि अंग्रेज हेल्प करेंगे रघुनाथ राव की, ताकि उसे पेशवा का पद मिल जाए, ये संधि की पहली शर्त है। ठीक है, ये तो किसको मिला, रघुनाथ राव जी को मिल गया। अब अंग्रेजों को क्या मिलेगा, ध्यान देना। रघुनाथ राव जी ने वादा किया है कि सालसेट और एलिफेंटा किसको मिल जाएंगे, अंग्रेजों को मिलेंगे। सालसेट और एलिफेंटा अंग्रेजों को देने की बात किसने बोली है, रघुनाथ राव जी ने बोली है। ध्यान देना, जो बंबई शहर है इसी सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है क्या, बंबई शहर बसा हुआ है। और ये सालसेट और एलिफेंटा देने की बात की है रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को। इस संधि की शर्त है। साथ ही साथ सूरत एवं भड़ौच का जो राजस्व है उनमें से भी कुछ पोर्शन देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सूरत और भड़ौच में जो भी राजस्व मराठों को प्राप्त होता है उस कर में से कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देने की बात कर रहे हैं। कौन, रघुनाथ राव जी। ध्यान देना, अंग्रेजों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि इससे पहले मराठे क्या इतने पावरफुल हैं और उन पर या उनकी राजनीति पर डायरेक्ट हस्तक्षेप करना इनके बस की बात नहीं है, अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। लेकिन यहां तो खुद रघुनाथ राव जी आ रहे हैं कि आप इंटरफेयर कीजिए। मतलब क्या है, सुनहरा अवसर अंग्रेजों के पास कि वो जाएं और मराठों की इंटरनल मैटर में या फिर उनके आंतरिक प्रबंधन पर आघात करें। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि रघुनाथ राव कहां गए हैं, सूरत। और उस समय सूरत जो है बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन है। सूरत कहां है, बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन है। जबकि बंबई प्रेसिडेंसी खुद किसके अधीन है,
कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन है। जो बंबई प्रेसिडेंसी है खुद अभी क्या है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के परिणाम स्वरूप जो बंबई प्रेसिडेंसी है अब कलकत्ता के अधीन है। लेकिन इन्होंने, जो बंबई प्रेसिडेंसी के प्रमुख हैं, उन्होंने इस एक्ट का उल्लंघन किया है। जब रघुनाथ राव उनके पास आया है, इस बात की सूचना उन्होंने कलकत्ता प्रेसिडेंसी को नहीं दी है। ठीक है, रघुनाथ राव कहां गए हैं, सूरत गए हैं, वहां पर जो बंबई प्रेसिडेंसी के प्रमुख हैं उनसे बात की है। लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी प्रमुख ने कलकत्ता के पास प्रतिवेदन नहीं भेजा, उनको इस बारे में बताया नहीं है। और इस बात का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अभी जो बंबई प्रेसिडेंसी के प्रमुख हैं उन्होंने कर्नल कटिंग नाम के व्यक्ति को भेजा है आक्रमण करने के, सूरत में आक्रमण करने के लिए कर्नल कटिंग नाम के व्यक्ति को भेजा है। ठीक है, ये अपनी सेना के साथ आगे हैं मराठों पर आक्रमण के लिए कर्नल कटिंग अपनी सेना लेकर आ गए हैं। ठीक है, दोनों सेना का, मराठों का और अंग्रेजों का सामना कहां हुआ है, इस आरस के मैदान में। कहां हुआ है, इस आरस के मैदान में मराठों और अंग्रेजों का सामना हुआ है। ठीक है, जब सामना हो रहा है तो मतलब क्या, युद्ध होगा, दोनों के मध्य क्या होगा, युद्ध हो रहा है। अब इस युद्ध के बारे में कहते हैं क्या, ये युद्ध क्या रहा है, अनिर्णित रहा है। यह युद्ध अनिर्णित रहा है, मतलब ना कोई हारा है ना कोई जीता है, ऐसा इस युद्ध के बारे में बोलते हैं। अब बोलते ऐसा क्यों है, ध्यान देना। इस युद्ध की खबर अभी कलकत्ता प्रेसिडेंसी को पहुंच चुकी है। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को इस बात की खबर लग गई कि बंबई प्रेसिडेंसी के लोग उनके बिना अनुमति के क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। और इसी कारण उनके मन में क्या है, गुस्सा है बंबई प्रेसिडेंसी के लिए कि जब इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि आप कलकत्ता के अधीन हो, तब आपने उनसे परमिशन क्यों नहीं ली, आपने कलकत्ता से परमिशन क्यों नहीं ली। इसी कारण कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो भारत के गवर्नर जनरल है, कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने भेजा किसे भेजा है, एक व्यक्ति है, नाम क्या है, कर्नल आप्टन जी को भेजा है कि जाइए युद्ध को खत्म करके आइए। ठीक है, युद्ध को कैंसिल करके आइए, क्योंकि अथॉरिटी ही नहीं है, बंबई प्रेसिडेंसी को युद्ध करने की अथॉरिटी ही नहीं है बिना कलकत्ता प्रेसिडेंसी के परमिशन के। और यही सूचना लेकर कौन आया है, कर्नल आप्टन जी। कहां है कर्नल आप्टन जी, कहां है, पुणे आए हैं। पुणे में कौन बैठता है, पेशवा बैठता है, पुणे में पेशवा स्वयं बैठता है, जहां पर उन्होंने इस बात को क्लियर किया क्या कि ये सूरत की जो संधि है, ये सूरत की संधि जो रघुनाथ राव एवं बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजों के मध्य हुई है, वो कैसी है, अवैध है। कौन बोल रहे हैं, खुद अंग्रेज अधिकारी बोल रहे हैं, नाम क्या है, कर्नल आप्टन जी बोल रहे हैं क्या, जो सूरत में संधि हुई है रघुनाथ राव और बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज अधिकारियों के मध्य, वो संधि क्या है, अवैध है। वो क्या है, संधि अवैध है। और इस तरीके से बोला जा रहा है क्या, युद्ध वहीं रुक गया। और इसी कारण बोलते हैं क्या, युद्ध जो आरस के मैदान में लड़ा गया युद्ध क्या रहा है, अनिर्णित रहा है। ये युद्ध कैसा रहा है, अनिर्णित रहा है। अब जो कर्नल आप्टन आए हैं वो फिर से एक प्रपोजल रखेंगे मराठों के लिए, क्या कि अब युद्ध तो हो गया, ठीक है, अब गलती हो गई, सॉरी, शक्तिमान टाइप का, ठीक है, फिर से एक संधि करते हैं। और उस संधि को बोला गया क्या, पुरंदर की संधि। क्या बोला गया है, पुरंदर की संधि। कब हुई है, 1776 में। कब हुई है, 1776 में। ध्यान देना, इससे पहले एक बार और पढ़ चुके हैं पुरंदर की संधि। कब पढ़े हैं, शिवाजी और जयसिंह के मध्य। कब हुई थी, 1665 में। कब हुई थी, 1665 में क्या हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी और जयसिंह के मध्य क्या हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 में। और इस संधि के अनुसार 35 में से 23 किले शिवाजी ने मुगलों को देना स्वीकार किया था। उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। 1776 में जो पुरंदर की संधि हुई, 1776 में, याद करना बहुत इजी है, ठीक है। पहला संधि कब हुआ था, 1665 में। ये कब हुआ है, 1776 में। सब में एक बढ़ा देना, 5 का 6 हो गया, 6 का 7 हो गया, 6 का 7 हो गया, ठीक है। यहां पर मत कर देना भाई, वो सन अभी आया ही नहीं है, ठीक है। 1776 में क्या हुई है, पुरंदर की संधि हुई है। ये वाली पुरंदर की संधि वारेन हेस्टिंग्स एवं नाना फडणवीस के मध्य है। ध्यान देना,
अभी भारत के गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स है, जो कलकत्ता के प्रमुख है। और साथ ही नाना फडणवीस के बारे में अपन देख चुके हैं कि उन्होंने ही माधवराव नारायण राज्य को पेशवा बनाया था। मतलब नाना फडणवीस जी की अच्छी खासी चलती है मराठा साम्राज्य में, ठीक है। इसी कारण नाना फडणवीस और वॉरेन हेस्टिंग्स की मध्य क्या हुई है? पुरंदर की संधि हुई है। क्या हुई है? पुरंदर की संधि हो गई है। अब संधि के बाद मामला फिक्स हो गया है। दोनों अपने अपने घर चले गए हैं। लेकिन इस बंबई प्रेसिडेंसी के अधिकारियों को यह बात मन में चुभ रही है। क्या कि कैसे इन लोग इस संधि को अवैध बता दिए, ठीक है। वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, बंबई प्रेसिडेंसी के अधिकारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और इसी कारण उनके मन में क्या है? द्वेष की भावना है। और किसी तरीके से फिर से मराठों पर आक्रमण करने का उनकी योजना है। मराठों पर आक्रमण करने की योजना किसकी है? इस बंबई प्रेसिडेंसी की है, ठीक है। एक बार तो खुद मना कर दिया, जो कलकत्ता वाले हैं, बंबई वाले को चमका दिया है कि आप लोग अवैध तरीके से कर रहे हो। इसी कारण अब जो गुस्सा किन पर निकालना है? मराठों पर निकालना चाह रहे कौन? बंबई प्रेसिडेंसी के अधिकारी। और इसी कड़ी में संधि कब हुई? 1776 में। संधि कब हुई? 1776 में। 2 साल बाद ही 1778-79 में बंबई प्रेसिडेंसी ने मराठों पर पुनः आक्रमण कर दिया, ठीक है। भाई साहब लोगों को संधि अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। लड़ने पीटने में, मारने काटने में मजा आता है किसको? अंग्रेजों को। और इसी कारण बंबई प्रेसिडेंसी ने 1778-79 में फिर से आक्रमण कर दिया मराठों पर। फिर से आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो मराठे चुप नहीं बैठेंगे, वो भी युद्ध लड़ेंगे। और दोनों के मध्य फिर से एक युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? तेलगांव का युद्ध मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य फिर से लड़ा गया है। और इस युद्ध में जीत कौन गए हैं? मराठा इस युद्ध में जीत गए हैं। अंग्रेजों की करारी हार हुई है। तेलगांव के युद्ध में जीत कौन गया? मराठा। अंग्रेज हार गए हैं। जब अंग्रेज हार गए हैं, ध्यान देना, मराठों के पास मौका है क्या? कि इन सब को निपटा दे, तुरंत ही मार दे। लेकिन तभी अंग्रेज बोल रहे हैं क्या? सॉरी शक्तिमान। क्या बोल रहे हैं? सॉरी शक्तिमान, की गलती हो गई। और इसी कारण मराठों ने उनकी बात सुनी है, उन पर दया कर दी है। और दोनों के मध्य फिर क्या हुई है? बड़गांव की संधि। क्या हुई है? बड़गांव की संधि हुई थी। ध्यान देना, इस पुरंदर की संधि में अंग्रेजों को बहुत सारा एडवांटेज मिला है। साथ ही साथ जो युद्ध आरंभ हुआ था, इसमें जो भी खर्चा हुआ है, अंग्रेजों का जो भी खर्चा हुआ था, वो अंग्रेजों का जो खर्चा हुआ है वो सब मराठा देंगे। इस बात को एग्री कर दिया। मराठा ने एग्री किया है कि जो भी खर्चा हुआ अंग्रेजों का वो सब वो देंगे। साथ ही साथ कुछ जगह है वो भी किनको मिलेगी? अंग्रेजों को मिलेगी। लेकिन जब ये बड़गांव की संधि हुई है, उसमें अब मराठे क्या है? एग्रेसिव है। और बोल क्या रहे हैं? कि पुरंदर की संधि है। पुरंदर की संधि में जो भी फायदा आप लोगों को मिला था, सब का सब अब वो क्या? निरस्त हो जाएगा। ये बात कौन बोल रहे हैं? मराठा बोल रहे हैं क्या? कि बड़गांव की संधि के अनुसार अब पुरंदर की संधि में जो भी फायदा आपको दिया गया था वो सब आज से निरस्त। साथ ही बोल रहे हैं क्या? युद्ध का खर्चा भी नहीं देंगे। युद्ध का खर्चा भी हम लोग नहीं देंगे, इस समय का भी नहीं देंगे, और इस समय का देने की बात ही नहीं है, ठीक है। युद्ध का खर्चा देने से मना कर दिया। साथ ही साथ मराठों के जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, उन सभी क्षेत्रों को वापस आती, इन्होंने सभी क्षेत्रों को वापस प्राप्त के लिए इस बड़गांव की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मराठों के जिन भी क्षेत्रों पर इससे पहले आक्रमण किया था, सब क्षेत्र वापस करना पड़ा, सब क्षेत्र उनको वापस करना पड़ा है। मतलब क्या है भाई साहब? कहीं के नहीं रहे, ठीक है। जो बंबई प्रेसिडेंसी है उनके अधिकारी कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के, ठीक है। आक्रमण कर दिए दोस्त में आके, और सब चीज हार चुके हैं। बहुत ही विनाशकारी, बहुत ही अपमानजनक रही उनके लिए क्या? बड़गांव की संधि उनके लिए बहुत ही अपमानजनक रही है, ठीक है। अपमान तो घूट पी नहीं पाएंगे। जब घूट पी नहीं पाएंगे तब कुछ तिगड़म दिमाग लाएंगे। और उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी के अधिकारियों ने भारत के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स से शिकायत किया क्या? कि मराठों ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन किया है, ठीक है। आक्रमण खुद किए थे भाई साहब लोग, आक्रमण खुद किए थे। लेकिन अब आरोप क्या लगा रहे हैं? कि मराठों ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन किया है, वही लोग आक्रमण किए, वही लोग पहले आक्रमण किए हैं, ऐसा आरोप बंबई प्रेसिडेंसी के अधिकारियों ने लगाया है, ठीक है। अब कैसे भी रहे, बंबई और कलकत्ता के बीच भले युद्ध हो रहा है, लेकिन अपनों के प्रति क्या है?
क्या रहता है। इसी कारण अब भड़क चुका है कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स जी अभी गुस्से में। वॉरेन हेस्टिंग्स जी गुस्से में है कि कैसे मराठों ने इस संधि का उल्लंघन कर दिया, और इसी कारण अपने दो विश्वास पात्र सेनापतियों को उन्होंने आक्रमण के लिए भेजा है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता से अपने दो विश्वास पात्रों को भेजा है। उनका नाम क्या है, गोडार्ड और पोफम। क्या नाम है, गोडार्ड और पोफम। नाम याद करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूं ताकि आपको इंटरेस्ट आए, और साथ ही ये जो सब है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये बड़गांव की संधि महत्वपूर्ण है, ये पुरंदर की संधि महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये सब संधि महत्वपूर्ण है। और इस संधि को यानी इस फैक्ट को पढ़ाए बिना आपको ये संधि समझ में नहीं आएगी। इसी कारण ये सब कहानी मैं सुनाता हूं आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप सब में इंटरेस्ट आए। हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इतिहास जो सब्जेक्ट है बहुत बेहतरीन है और ये बोरिंग नहीं लगना चाहिए। इसी कारण ये सब कहानी मैं इंक्लूड करता हूं ताकि इंटरेस्ट बना रहे। ध्यान देना, अगर मैं डायरेक्ट संधि बताऊं तो किसी को भी याद नहीं रहेगा, ठीक है, रटने वाला हो जाएगा। अभी क्या है, कहानी समझ रहे हैं, इसका अपन को याद रहता है हर चीज, ठीक है। इसी कारण ऐसे ही पढ़ा कीजिए, ऐसे ही पढ़ना, और ऐसे ही इस एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिल्कुल पूरा याद हो जाएगा आपको, उनको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। आते हैं टॉपिक, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने दो सेनापति गोडार्ड और पोफम को आक्रमण करने के लिए भेजा है। तब पोफम ने ग्वालियर पर कब्जा किया है, और जबकि गोडार्ड पूरा मध्य भारत जीतते हुए कहां पहुंच गया है, अहमदाबाद पहुंच गया। जो गोडार्ड है वो पूरा मध्य भारत जीतते हुए अहमदाबाद पहुंच गया है, जबकि पोफम ने जीता है ग्वालियर। पोफम ने ग्वालियर जीत लिया है। लेकिन इसी समय क्या हो रहा है, इसी समय दक्षिण भारत में अंग्रेज और मैसूर के मध्य भी युद्ध हो रहा है, ठीक है, अंग्रेज और मैसूर के मध्य भी युद्ध हो रहा है। और ठीक अगर इसी समय पर मराठा शक्ति एक हो जाए और अंग्रेजों पर आक्रमण कर दे, तो ना वो घर के रहेंगे ना घाट के, मैसूर में हारी रहे हैं। और यहां भी अगर मराठा एक हो गए तो फिर क्या है, उनके लिए खतरा है, उनके लिए एक खतरा है। अब हमने पढ़ा क्या, पोफम ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, और इस ग्वालियर वाले इलाके पर कौन रहते हैं, सिंधिया रहते हैं। कौन रहते हैं, सिंधिया। और उन्हीं सिंधिया में से एक बहुत ही जेंटलमैन टाइप के व्यक्ति हैं, नाम क्या है, महादजी सिंधिया। क्या नाम है, महादजी सिंधिया नाम के एक बहुत बड़े जेंटलमैन रहता है ग्वालियर वाले एरिया में। नाम क्या है, महादजी सिंधिया। उन्होंने एक सुझाव दिया, एक मध्यस्थता की है, ठीक है। महादजी सिंधिया जो ग्वालियर में रहते हैं, उन्होंने एक मध्यस्थता की कोशिश की है, दोनों को ऑफर दिया, मराठों को अंग्रेजों को ऑफर दिया, क्या कि आप लोग संधि कर लो और इस युद्ध को यहीं समाप्त करो। उस संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, सालबाई की संधि। क्या बोलते हैं, सालबाई की संधि बोलते हैं। और इस संधि के अनुसार जो इस युद्ध के पहले या इस युद्ध के समय जिन भी क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने मराठा शासित क्षेत्रों पर आक्रमण किया, उसको विजय किया, सभी हारा हुआ क्षेत्र मराठों को वापस मिला। इस सालबाई की संधि के अनुसार जिन भी क्षेत्रों पर मराठों की हार हुई है, उनका जमीन छीना गया है, वो सभी हारे हुए क्षेत्र अब मराठों को वापस मिल गए हैं। परंतु सालसेट और एलिफेंटा द्वीप किसको मिल गया है, अंग्रेजों को मिल गया। सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अब अंग्रेजों को मिल गया, और दोनों खुश हैं। और इस सालबाई की संधि के अनुसार, इस सालबाई की संधि को फॉलो करते हुए अगले 20 साल तक मराठा और अंग्रेजों के मध्य कोई भी युद्ध नहीं होगा। दोनों शांत बैठे हैं, मराठा और अंग्रेज दोनों शांत बैठ गए हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, कब से कब तक हुआ है, 1775 से लेकर 82 तक। प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स जी इस समय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। क्लियर है। देखते हैं अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, ठीक है, देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। स्टार्ट करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। स्टार्ट करने वाले क्या, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक लड़ा गया है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक लड़ा गया है। ध्यान देना, हम लोग पढ़े हैं
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा अंत हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत कैसे हुआ था? सालबाई की संधि के द्वारा। और इस संधि के कारण ही, सालबाई की संधि के कारण ही अगले 20 साल तक अंग्रेज और मराठों के मध्य कोई भी युद्ध नहीं हो, कोई भी युद्ध इनके मध्य लड़ा नहीं गया है। लेकिन इन 20 सालों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई। इन 20 सालों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई जिनमें से प्रमुख क्या है? 1793 में, 1793 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई है। ठीक है, 1793 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई है। और साथ ही साथ 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस जी की मृत्यु हो गई है। किनकी मृत्यु हो गई? नाना फडणवीस जी की मृत्यु हो गई है। दो ऐसे लोग जिनकी बात सब कोई सुनते हैं, मराठा साम्राज्य में इनकी बात सब कोई सुनते हैं, जिन्होंने मराठा संघ को एकजुट बनाकर रखा है, उन दोनों लोगों की मृत्यु इन 20 सालों में हो गई है। ठीक है, हालांकि इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, वही वाला हिसाब है। लेकिन ये दोनों शांतिप्रिय आदमी है, शांतिप्रिय इंसान है और मराठों के लिए पूजनीय है और हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए भी पूजनीय है दोनों। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मराठा संघ को एकजुट बनाकर रखा था। लेकिन अब इनकी मृत्यु हुई। जब इनकी मृत्यु हुई, अब मराठा संघ में फूट पड़ी है, अब मराठा संघ में फूट पड़ने वाली है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि इस समय पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय, जो कि रघुनाथ राव का पुत्र है, वह इस समय पेशवा के रूप में पेशवा का कार्य संभाल रहा है। कौन? बाजीराव सेकंड, जो कि रघुनाथ राव का पुत्र है। ध्यान देना, रघुनाथ राव का पुत्र कौन है? बाजीराव सेकंड। अब मराठा संघ में फूट पड़ चुकी है और दो गुट बन गए इनका। एक तरफ कौन है? पेशवा और सिंधिया। कौन है? पेशवा और सिंधिया एक तरफ हो गए हैं और दोनों मिलकर मौका ढूंढते हैं होलकर को नीचे दिखाने का। ठीक है, पेशवा कहां बैठते हैं? पुणे में बैठते हैं। सिंधिया कहां बैठते हैं? ग्वालियर में बैठते हैं सिंधिया। और इंदौर में बैठते हैं कौन? होलकर जी। ठीक है, अब ये दोनों गुट बना लिए हैं और दोनों मिलकर बात पर होलकर जी को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बार उनके अगेंस्ट में अभियान कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, चिढ़ा रहे हैं और ये बात होलकर जी को अच्छी नहीं लगती है। एक बार क्या हुआ बीच में? सिंधिया और होलकर के मध्य अनबन बढ़ गई है। तब सिंधिया और होलकर के मध्य क्या हुआ है? युद्ध हुआ। सिंधिया और होलकर के मध्य, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकरों के मध्य क्या हुआ है? युद्ध हो रहा है। युद्ध में होलकर की तरफ से हेड कौन है? जसवंत राव होलकर जी, होलकर संघ प्रमुख है। जसवंत राव होलकर जी होलकर संघ के प्रमुख हैं, इंदौर के होलकर संघ के प्रमुख हैं। और इनके ही एक भाई है, नाम क्या है? विट्ठू जी होलकर। नाम क्या है? विट्ठू जी होलकर। ये जसवंत राव होलकर के भाई हैं। ठीक है, ध्यान देना। अभी क्या होगा? जो बाजीराव सेकंड ने धोखे से इनकी हत्या कर दिया, धोखे से विट्ठू जी होलकर की हत्या कर दी है। बताओ भाई है ना। तो लेकिन अब जब लड़ाई हो रहा था तो फिर संधि करना चाहिए था, संधि नहीं हुआ है, डायरेक्ट बाजीराव सेकंड ने इनकी हत्या कर दी है। डायरेक्ट बाजीराव सेकंड ने विट्ठू जी होलकर की हत्या कर दी है। और इस बात से बहुत गुस्से में है कौन? जसवंत राव होलकर जी बहुत ही गुस्से में है कि इन्होंने, बाजीराव सेकंड ने धोखे से विट्ठू जी होलकर की हत्या कर दी। भाई की हत्या हो गई ना, आग बबूले हो गए हैं। और उन्होंने प्रण किया क्या कि इन दोनों को सबक सिखाना। इसी कारण होलकर जी ने इन दोनों के अगेंस्ट में अभियान किया है। अभियान किया कब? 1802 ईस्वी में होलकर जी ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना के खिलाफ अभियान किया है। जब अभियान करेंगे तो गुस्से में कौन है? जसवंत राव होलकर जी गुस्से में है। और होलकरों की सेना ने इस पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को जसवंत राव होलकर जी ने 1802 ईस्वी में पराजित कर दिया। जीत कौन गए हैं? होलकर जी या होलकर जो संघ है वो जीत गया। जसवंत राव होलकर जी जीत गए हैं, होलकर संघ जीत गया। जब होलकर जीत गए हैं तब इन्होंने पेशवा की गद्दी पर रघुनाथ राव के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित किया है। ठीक है, इनको बैठाया है। हम लोग जो चार्ट देखे हैं वहां पर देख लो, चार्ट में देखिए रघुनाथ राव के दो बेटे थे। पहला कौन था? बाजीराव सेकंड। और साथ में उनका एक दत्तक पुत्र है, नाम क्या उनका? अमृत राव। नाम क्या था? अमृत राव। मैं वहां पर है बॉक्स में बनाया भी था कि अमृत राव कभी पेशवा की गद्दी पर नहीं बैठे हैं, बल्कि उनका एक पुत्र नाम क्या है? विनायक राव, जिन्हें अभी जसवंत राव होलकर जी ने पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा घोषित कर दिया किसने? जसवंत राव होलकर जी ने अभी विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया है, क्योंकि जो पेशवा और सिंधिया की सेना है वो हार चुकी है। मतलब बाजीराव सेकंड भी युद्ध में हार चुका है।
अब बाजीराव सेकंड के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि उसने पहले हत्या की थी, ये भाई साहब भड़क गए हैं, और ऊपर से अब वो पेशवा भी नहीं रहे हैं, और इसी कारण उनके मन में क्या है, भूचाल मचा हुआ है, उनके मन में भूचाल मचा हुआ है और उनको कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा है। बाजीराव सेकंड को कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा है, लेकिन बाजीराव फर्स्ट अलग है और उनके जस्ट अपोजिट में कौन है, बाजीराव सेकंड है। ठीक है, वो तो चीते की चाल बाज के नजर वाले थे। ठीक है, ये थोड़े बोलना चाहिए थोड़ा डरपोक है, कावर्ड है, कौन है, बाजीराव सेकंड जी। और इसी डरपोक का, ठीक है, डरपोक है। और इस बात का सबूत कैसे मिलता है कि जब होलकर जी ने विनायक राव को पेशवा बनाया है, तब उनसे लड़ने की बजाय ये कहां चले गए हैं, अंग्रेजों के पास। बाजीराव सेकंड कहां चले गए हैं, अंग्रेजों के पास गए हैं। कहां पर, बेसिन में अंग्रेजों के पास गए हैं और इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि कर ली है। ठीक है, जब जसवंत राव होलकर जी ने विनायक राव को पेशवा घोषित किया है, तब बाजीराव सेकंड डर गए हैं, और डर कर कहां गए हैं, अंग्रेजों के पास बेसिन में गए हैं, और वहां उन्होंने अंग्रेजों से एक संधि की है। और उस संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिन की संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिन की संधि कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है बेसिन की संधि, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अब ध्यान देना, इस संधि की शर्तें क्या है, इस बेसिन की संधि की, कई लोग बासिन बोलते हैं ना, बासिन और बेसिन एक ही चीज है। ठीक है, बासिन की संधि या फिर बेसिन की संधि, उसकी शर्तें क्या है, पहला क्या है, पेशवा एवं ब्रिटिश दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पेशवा एवं ब्रिटिश दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे, ये इस संधि की पहली शर्त है कि दोनों एक दूसरे के साम्राज्य की रक्षा करें, दोनों एक दूसरे के साम्राज्य की रक्षा करेंगे। ठीक है, ये पहली शर्त है। दूसरा शर्त क्या है कि पेशवा ने जो मराठा संघ का प्रमुख है, उन्होंने सहायक संधि, अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लिया। बहुत ही शर्मनाक है कि जो मराठा संघ का प्रमुख है, कौन है, पेशवा, उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। बाजीराव सेकंड बोल रहे हैं क्या, अगर आप लोगों ने मुझे पेशवा बना दिया तो अभी सहायक संधि स्वीकार कर लूं, तो मैं सहायक संधि स्वीकार कर लूंगा। ध्यान देना, बहुत ही बोलना चाहिए कायराना हरकत है कि इन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने की बात कही है। तीसरा क्या है, इन्होंने एक बात कही है, बाजीराव सेकंड ने एक बात और कही, क्या कि सूरत शहर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। सूरत शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। साथ ही साथ अपनी विदेश नीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी उन्होंने मंजूर कर लिया। इससे क्लियर होता है क्या कि बेसिन की संधि में सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका हो रहा है, अंग्रेजों का हो रहा है। पूरा फायदा किनका हो रहा है, अंग्रेजों का हो रहा है। और पेशवा या मराठा संघ को कुछ भी नहीं मिल रहा है, पेशवा या मराठा संघ को कुछ भी लाभ इस बेसिन की संधि से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी कारण सिंधिया, भोसले और होलकर तीनों ने बाजीराव सेकंड का विरोध किया। कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि कि अगर पेशवा कोई संधि करता है तो उसका इफेक्ट पूरे मराठा संघ पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसी कारण सिंधिया, जो खुद इनके साथ में रहते हैं, वो भोसले और होलकर, इन सभी ने बाजीराव सेकंड का विरोध किया है। जब विरोध किया है तब आत्ममंथन करेंगे और उन्हें यह बात समझ में आई, बाजीराव सेकंड को यह बात समझ में आ गई है क्या कि वो गलत कर रहे हैं, और उन्होंने खुद ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। लेकिन अब तक जो होना था वो हो चुका है, टाइम निकल चुका है, चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब हो गया है। अब ये पछता रहा है और इन्होंने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया है तब क्या होगा, अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होने वाला। जब इन्होंने विद्रोह किया, जब बाजीराव सेकंड ने विद्रोह किया है, उसके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया इसलिए क्या होने वाला है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ध्यान देना, जब विद्रोह कर दिया और विद्रोह की खबर गवर्नर जनरल को मिली है, जब गवर्नर जनरल को विद्रोह की सूचना मिली है, तब उन्होंने उत्तर भारत से साथ ही साथ दक्षिण भारत से मराठों के दमन के लिए सेना भेजी है। उत्तर भारत से साथ ही साथ दक्षिण भारत से मराठों के दमन के लिए सेना भेजी है। उत्तर भारत से कौन आया है, जनरल लेक आए हैं, और दक्षिण भारत से खुद गवर्नर आया, नाम क्या है उनका, वेलेजली। नाम क्या है, वेलेजली, पूरा नाम है आर्थर वेलेजली। नाम क्या है, आर्थर वेलेजली। दक्षिण भारत से खुद आए हैं मराठों के दमन के लिए।
उत्तर भारत से कौन आए थे? जनरल लेक आया था, और जिन्होंने गुजरात, बुंदेलखंड और उड़ीसा को जीत लिया, जिन्होंने गुजरात, बुंदेलखंड और उड़ीसा को जीत लिया है, उसको घेर के रखा है, जीत लिया किसने? जनरल लेक ने। जबकि दक्षिण भारत से कौन आ रहा है? लॉर्ड वेलेजली। कौन आ रहा है? लॉर्ड वेलेजली, और उन्होंने सिंधिया और भोसला को युद्ध में हरा दिया है। ठीक है, कौन आया है? आर्थर वेलेजली आया है, और उन्होंने सिंधिया और भोसला को क्रमशः असई के युद्ध एवं अरगांव के युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, मराठों की हार हुई, मराठों की हार हुई है, और वेलेजरी ने सिंधिया को असई के युद्ध में और भोसला को अरगांव के युद्ध में पराजित कर दिया है। अब सिंधिया, भोसला एवं होलकर, इन तीनों से अंग्रेज संधि करेंगे, और संधि के बाद युद्ध समाप्त होगा। ठीक है, सिंधिया हार गए हैं, भोसला हार गए हैं, लेकिन अभी तक हारे नहीं कौन? होलकर अभी हारे नहीं हैं, और इन सिंधिया से, भोसला से और होलकर से अंग्रेज संधि करेंगे, और इसके पश्चात क्या होगा? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होगा। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होगा। अब देखते हैं सिंधिया, भोसला और होलकर से कौन कौन सी संधि अंग्रेजों के द्वारा की गई है और कैसे इस युद्ध का समापन हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी संधि वेलेजली के द्वारा सिंधिया, भोसला एवं होलकरों से की गई है, और कैसे क्या किन संधियों के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ है, देखते हैं अपन। ठीक है, पढ़ा हमने क्या कि अंग्रेजों ने या फिर वेलेजली ने सिंधिया को असई के युद्ध में, जबकि भोसला को अरगांव के युद्ध में पराजित कर दिया। उन्होंने भोसला को अरगांव के युद्ध में पराजित कर दिया है। जब हार गए हैं, जब ये मराठा हार गए हैं, तब इन्होंने अंग्रेजों से क्या किया? संधि किया, और उस संधि के बारे में हमको पढ़ना है। अभी हारे कौन नहीं है? होलकर अभी हारे नहीं है, लेकिन उनसे भी संधि करेंगे, उनसे भी अंग्रेज संधि करेंगे। देखते हैं उनके बारे में, देखते हैं पहले सिंधिया जी के बारे में, देखते हैं पहले सिंधिया के बारे में। अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य क्या हुई है? सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कौन संधि? सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई है? 1803 में। कब हुई है? 1803 में अंग्रेज और सिंधिया के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई है। ठीक है, इस संधि के अनुसार गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, राजपूताना क्षेत्र, भड़ौज का एरिया एवं अजंता एवं गोदावरी के बीच का संपूर्ण भूभाग अंग्रेजों को मिल गया। किसको मिल गया है? अंग्रेजों को मिल गया। मतलब एक बहुत बड़े भूभाग पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है, जहां पर उनकी आर्थिक नीतियां लागू हुई, आर्थिक और शोषणकारी नीतियां अब इन क्षेत्रों पर लागू होने वाली है सुरजी अर्जुन गांव की संधि के द्वारा। इतने बड़े भूभाग पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। साथ ही साथ ये सिंधिया ने अब वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। सिंधिया ने वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार कर ली है, और बाद में बुरहानपुर की संधि के द्वारा कुछ और एडवांटेजेस इस सिंधिया को प्रदान किए गए हैं, जिससे सिंधिया अब क्या हो गया? अंग्रेजों का विश्वास पत्र बन गया। सिंधिया अब अंग्रेजों का विश्वास पत्र बन गया है, और 1857 की क्रांति को दबाने में इस सिंधिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, हम भारतीयों के लिए बहुत बुरे हैं कौन? ये सिंधिया इस समय, जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में साथ दिया। लेकिन ध्यान देना, अंग्रेजों के लिए क्या है? ये अच्छे हैं। कुछ अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं क्या कि अगर इस युद्ध में सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो एक दिन के अंदर ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। लेकिन क्योंकि सिंधिया इनका विश्वास पत्र बन चुका, इसी कारण उन्होंने 1857 की क्रांति के समय में इनका साथ दिया है, अंग्रेजों का साथ दिया, और इनके दम पर ही अंग्रेज विद्रोह के दमन में सफल हो पाए। इनके दम पर ही अंग्रेज 1857 की क्रांति के विद्रोह का दमन कर पाए। आते हैं कहां पर? अब भोसला पे आते हैं। ठीक है, अरगांव के युद्ध में भोसला हार चुके हैं, और इसके पश्चात भोसला एवं अंग्रेजों के मध्य क्या हुई है? देवगांव की संधि हुई। कब? 1803 में। कब हुई है? 1803 में क्या हुई है? देवगांव की संधि, जिसके अनुसार कटक, बालासोर, वर्धा नदी के पश्चिम का भाग अब अंग्रेजों को मिल गया है। और बाकी क्षेत्र पर अब भोसला शासन कर रहा है। ठीक है, जो बचा हुआ क्षेत्र है उन पर भोसलों का अधिकार रहा है, जबकि ये बाकी क्षेत्र किनको मिल गए हैं? अंग्रेजों को मिल गए हैं। मतलब क्या है? इनसे भी एक बड़ा भूभाग अर्जित कर चुके हैं अंग्रेज। ठीक है,
अभी होलकर जी हारे नहीं है, अभी होलकर जी हारे नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक मैसेज दिया है, एक मैसेज दिया है क्या, कि मैं सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार नहीं करता हूं। ध्यान देना, मराठों में केवल होलकर हैं, केवल और केवल होलकर हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, कि होलकर ने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकारने से मना कर दिया। जब मना कर दिया है तब विलेज अली क्या है, गुस्से में। विलेज अली क्या है, गुस्से में है। और इसी बीच गुस्सा बढ़ाने का काम किसने किया है, होलकर जी ने किया। उन्होंने जयपुर में लूटपाट की, उन्होंने जयपुर में लूटपाट की है। तब विलेज अली गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने अपनी सेना भेजी है ताकि होलकर को पराजित किया जा सके। और उनकी सेना ने विलेज अली को निराश नहीं किया, उनकी सेना ने विलेज अली को निराश नहीं किया है। फर्रुखाबाद और डिग में होलकर की हार हुई है, अंग्रेजों ने होलकर को पराजित कर दिया। तब अंततः राजपुर घाट की संधि हुई है। अंग्रेज और होलकरों के मध्य क्या हुई है, राजपुर घाट की संधि हुई है। और इस संधि के अनुसार चंबल नदी के दक्षिण का भूभाग अंग्रेजों को मिल गया। ठीक है, चंबल के दक्षिण का भूभाग अब अंग्रेजों को मिल गया है। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़े भूभाग पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो गया है। साथ ही साथ इन सब ने, सिंधिया ने, भोसले ने, इन सब ने सहायक संधि भी स्वीकार कर लिए। मतलब क्या है, इन क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण है। साथ ही साथ जो इनका पर्सनल क्षेत्र है वहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अब अंग्रेजों का ही अधिकार रहेगा। मतलब क्या है, विलेज अली ने एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। लेकिन क्या हो रहा है, बहुत मारपीट हो रहा है। और इसी समय 1805 में एक आदेश आया जिसमें विलेज अली को वापस बुलाया गया है। 1805 में एक आदेश आया है और 1805 में लॉर्ड विलेज अली को वापस बुला लिया गया है, कहां, इंग्लैंड। और उनके जाने के बाद यह युद्ध क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। इन संधि के द्वारा और विलेज अली का जो निष्कासन हुआ है, उनका आदेश आया है कि वापस आ जाओ, उसके द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, ध्यान देना, एक बार में याद नहीं होगा किसी को भी, मुझे भी एक बार में याद नहीं होगा। जब आप पढ़ते जाएंगे कम से कम 5 से 6 बार, तब ये चीजें क्लियर होंगी। थोड़ा बड़ा टॉपिक, याद एक बार में नहीं हुआ, क्लियर, पक्की बात है, एक बार में कोई याद नहीं कर सकता है। जब आप 5 से 6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, गारंटी देता हूं मैं। क्लियर है, खत्म होता है क्या, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखते हैं अब थर्ड युद्ध के बारे में। देखते हैं अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं क्या, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ है, 1817 से लेकर 1818 तक। ठीक है, 17 से लेकर 18 तक क्या हुआ है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। अभी क्या हो रहा है, अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य एक संधि हुई। कब हुई है, 1817 में। क्या हुई है, 1817 में एक संधि हुई है। संधि को बोलते हैं ग्वालियर की संधि। क्या बोलते हैं, ग्वालियर की संधि। अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य एक संधि हुई है। अब संधि क्यों हुई है, पिंडारियों के दमन के, संधि क्यों हुई है, पिंडारियों के दमन के लिए संधि हुई है सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। अब क्वेश्चन आता है, ये पिंडारी है कौन, पिंडारी एक जाति समूह है जो हर युद्ध में मराठों का साथ देता है, लूटपाट करने में। ठीक है, कोई सपोजेड कोई राज्य पर आक्रमण किया है तो उस राज्य पर आक्रमण करने के दौरान जो लूटपाट कौन करते हैं, ये पिंडारी लूटपाट करने में मराठों की हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मराठों के वफादार थे कौन, पिंडारी। लेकिन इस संधि के ग्वालियर की संधि के द्वारा सिंधिया क्या बोल रहा है कि इन पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का साथ देगा, वह अंग्रेजों का साथ देगा। एहसान फरामोश वाली बात होगी। ठीक है, जो इनका हेल्प कर रहा है उनके दमन में सहयोग करने की बात कर रहा है कौन, ये सिंधिया। ध्यान देना, और इसलिए अंग्रेज बहुत ही खुश है। लेकिन जो अन्य मराठा संघ है इस बात से सहमत नहीं था। लेकिन अभी सबके हाथ क्या जकड़े हुए हैं, क्योंकि सबने सहायक संधि स्वीकार कर ली है। साथ ही होलकर को छोड़कर बाकी सबने सहायक संधि स्वीकार कर ली है। और किसी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है क्या कि वो अब अंग्रेजों से मुकाबला करे, सबके हाथ जकड़े हुए हैं।
ठीक इसी साल में मतलब 1817 में ही अंग्रेजों ने पेशवा से एक संधि की है। ठीक है, 1817 में पहली संधि किससे हुई थी? सिंधिया से संधि हुई थी। कौन सी संधि? ग्वालियर की संधि हुई है। फिर से बोल रहा हूं मैं, 1817 में ही अंग्रेजों ने सिंधिया से एक संधि की है। कौन सी संधि? ग्वालियर की संधि। क्यों किया? पिंडारियों के दमन के लिए किया। ठीक है, और ठीक इसी साल में 1817 में ही अंग्रेजों ने पेशवा से एक संधि की है। एक पेशवा से संधि की है और इस संधि को हम लोग क्या बोलते हैं? पूना की संधि। क्या बोलते हैं? पूना की संधि। इस संधि में क्या बोला जा रहा है कि आज से पेशवा मराठा संघ का प्रमुख नहीं रहा है। आज से पेशवा मराठा संघ का प्रमुख नहीं रहा है। मतलब पेशवा ने मराठा संघ की जो प्रमुखता है, मराठा संघ के प्रमुख का पद त्याग गया है। ठीक है, इस संधि के द्वारा पेशवा ने मराठा संघ के प्रमुख का पद त्याग दिया है। मतलब वो आज से मराठा संघ का प्रमुख नहीं रहा है। मतलब क्या है? संघ अब टूट चुका है। जब कैप्टन ही नहीं है तो फिर टीम कैसे लड़ेगी? ठीक है, और पेशवा अब मराठा संघ का प्रमुख नहीं रहा है इस पूना की संधि के द्वारा। लेकिन अब मराठों में आक्रोश है कि उनके कैप्टन को इसने निष्क्रिय कर दिया है। इसी कारण फिर से मराठा विद्रोह करेंगे। मराठा अब फिर से विद्रोह करेंगे। कौन कौन है? पेशवा खुद है। ठीक है, क्योंकि उसका अधिकार सीमित किया गया है, उसको संघ के प्रमुख से हटाया गया, इसलिए पेशवा खुद है। साथ ही कौन है? भोसला है और कौन है? होलकर है। कौन है? पेशवा है, भोसला है और होलकर है। इन तीनों ने फिर से विद्रोह किया। जब फिर से विद्रोह किया है तब पेशवा किरकी में, भोसला सीताबर्डी में और होलकर महिदपुर में हारेंगे। तीनों हार गए हैं। ठीक है, पेशवा कहां हारे हैं? किरकी युद्ध में। भोसला कहां हारे हैं? सीताबर्डी के युद्ध में। हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में ना, अप्पा साहब जी आए थे, सीताबर्डी के युद्ध में हार गए हैं। पेशवा कहां हारे हैं? किरकी में। भोसला कहां हारे हैं? सीताबर्डी में। और होलकर महिदपुर में हार गए हैं। ये तीनों युद्ध में पराजित हो गए हैं। पेशवा, भोसला और होलकर ये तीनों अब पराजित हो गए हैं और शांत हो गए। पराजित होने के पश्चात शांत हो गए हैं। लेकिन जो बाजीराव द्वितीय है, अब उनके पास कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए यहां से भाग गए। किरकी में हारने के पश्चात भाग गए हैं और उसके बाद फिर से विद्रोह करेंगे। एक बार हारने के बाद शांत नहीं हुए हैं, चालू इनके कारण। ठीक है, जो युद्ध चालू हुआ है बाजीराव सेकंड की गलती से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन जब तक उनको इस बात का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी है और देर से कर रहे काम, इसलिए कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहां से भाग गए हैं और बाद में अष्टी और कोरेगांव में फिर से छोटे विद्रोह करेंगे और अष्टी और कोरेगांव में फिर से उनकी हार होगी। अष्टी और कोरेगांव नामक स्थान में फिर से बाजीराव द्वितीय की हार होगी। कहां पर? अष्टी और कोरेगांव में। बात कब की है? 1818 की बात है। बात कब की है? 1818 की। ये सब युद्ध कब हुए हैं? 1817 में। कब हुए हैं? 1817 में। जबकि अष्टी एवं कोरेगांव का युद्ध कब हुआ है? 1818 में। जब दोनों युद्ध में पेशवा यानी कि बाजीराव सेकंड जी हार चुके हैं। जब हार चुके हैं तब इस युद्ध में हारने के पश्चात अंग्रेजों ने अब पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया है। ठीक है, अभी क्या बोल रहे थे केवल कि जो पेशवा है संघ का प्रमुख नहीं रहेगा। अब इस युद्ध में हारने के पश्चात अंग्रेजों ने पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया है। साथ ही साथ जो पेशवा का साम्राज्य अब अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, इनके पूरे क्षेत्रफल पर अब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है और पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक टाइम में पेशवा क्या है? एक प्रमुख पद है, संघ का प्रमुख पद है और उनसे लोगों की भावना जुड़ी हुई है। इसी कारण इनको ऐसे खुले ना छोड़ते हुए क्या बोला है? एक ऑफर दिया क्या कि आपको 4 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलेगा। आपको 4 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलेगा, लेकिन आपको महाराष्ट्र में ही रहना है। आपको महाराष्ट्र यानी कि पुणे वाले एरिया में नहीं रहना। रहना कहाँ है? कानपुर के बिठूर में उनका ट्रांसफर किया गया, उनको वहां भेज दिया गया, क्योंकि जो महाराष्ट्र वाला एरिया है वहां पर ये चाहे तो फिर से विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन अब कहां भेज दिए हैं? कानपुर के बिठूर में भेज दिए हैं, जहां उनका कोई जन आधार नहीं है। और इस तरीके से थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है और साथ ही खत्म होता है क्या? मराठों के गौरवशाली इतिहास का अब अंत हो चुका है। मराठों के गौरवशाली इतिहास का इस युद्ध के पश्चात अंत हो चुका है। ठीक है, क्लियर है?
खत्म हो चुका, आंग्ल मराठा युद्ध आपका समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पर कब्जा किया, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।